नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे जो कि जल्दी आपको आता हुआ दिखाई से अपकमिंग आईपीओ है और इसका नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यानी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बेसिकली अगर इस कंपनी को देखें तो ये कंपनी इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि आपको काफ़ी सेवाएं प्रदान करती है। जैसे आप कह सकते हैं पुल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, मेट्रो, सुरंग, बहुत सारे काम हैं इसके जो कि आपको डिटेल में हम बताएंगे। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी है इन शॉर्ट में। और हम जानेंगे इसका कि इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी के ग्रे मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है और इस आईपीओ में अप्लाई करें कि अवॉइड करें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ की, जो कि जल्दी आपको आता दिखाई देगा। अगर इस कंपनी को डिटेल में देखें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1959 में। यानी कि अगर राउंड फिगर में 1960 में हुई थी तकरीबन तकरीबन। अगर देखें कंपनी को तो काफ़ी टाइम हो चुका है। कंपनी अगर काम करती है तो वो करती है इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में एक कंपनी है, और जो कि आपको देखने को मिलेगी 60 सालों से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और शाहपुरजी फुलोजी ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है। यानी कि इसका जो ग्रुप है वो शाह फुलोजी ग्रुप है, उसके अंडर आती है कंपनी। और 60 डेकेड का यानी कि 60 दशकों का इसे अनुभव है दोस्तों। यानी कि 60 साल से ऊपर कंपनी को हो चुके हैं। अगर वहीं हम बात करें सितंबर 2023 तक की, तो कंपनी के पास 76 प्रोजेक्ट थे, जिसमें से 15 कंट्री में इसके प्रोजेक्ट हैं। टोटल अगर हम देखें तो इसका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है दोस्तों वो 522 बिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है। वहीं अगर देखें तो एज ऑफ सितंबर 30 2023 तक की अगर हम बात करें तो इसके पास 67 एक्टिव प्रोजेक्ट थे जो 13 कंट्री में फैले हुए हैं। और अगर उसकी टोटल वर्थ देखें, ऑर्डर की जो बुक वैल्यू है वो तकरीबन 348 बिलियन है। वहीं अगर देखेंगे तो ग्लोबली भी इसकी प्रेजेंट है, यानी कि आप एशिया में, अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में भी आपको ये कंपनी देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ब्रॉड नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। अभी बात कर लें तो कंपनी के जो है 5 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है, वर्टिकल में काम करती है। यानी 5 वो वर्टिकल कौन से हैं? पहला है मरीन और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें काम करती है, जैसे कि जिसमें शिप बनाना हो या पोर्ट बनाना हो, हार्बर बनाना हो, इस टाइप से डॉक्स बनाना हो। या आप देखेंगे कि उसमें क्या कहते हैं आउटफॉल है या इनटेक करके स्ट्रक्चर बनाना है, नेचुरल गैस टैंक बनाने होते हैं, या फिर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जो होता है वो बनाना होता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। दूसरा है सरफेस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट करती है, जिसमें कवर होते हैं हाईवे, रोड, इंटरचेंजेस होते हैं, माइनिंग रिलेटेड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और रेलवेज होते हैं, तो उसमें भी ये काम करती है। तीसरा है इसका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डीलिंग करती है, जिसमें आप देखेंगे तो ये अंडरग्राउंड मेट्रोज का जो काम देखने को मिलेगा आपको, या फिर ब्रिजेस का काम मिलेगा, फ्लाईओवर का काम मिलेगा, एलिवेटेड कॉरिडोर्स जो होते हैं उनका काम मिलेगा, तो वो भी इसी कंपनी के पास है। तो यानी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी ये करती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो हाइड्रो प्रोजेक्ट भी इसके पास है, जिसमें कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि कोई डैम बनाना होता है और आपके ब्रिजेस बनाना होगा, टनल बनाना होगा, इंक्लूडिंग लार्ज टनल रोड होती है, लार्ज टनल होते हैं, शॉर्ट टनल्स होते हैं, और अंडरग्राउंड वर्क, वाटर जो वाटर के अंदर अंडरग्राउंड वर्क होता है वो भी ये करती है। इसके देखिए हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, ऑयल और गैस में करती है, मरीन में, सरफेस में और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। तो इस टाइप से ये कंपनी बेसिकली आपको काम करती हुई दिखाई देगी। इसका पांचवा जो बिजनेस वर्टिकल है, हमने 4 आपको बताए हैं, इसका जो पांचवा बिजनेस वर्टिकल आपको देखने को मिलेगा वो है दोस्तों बेसिकली ऑयल एंड गैस का, जो कि प्रोजेक्ट आपको कवर करती है बोथ ऑफ सोर्स एंड ऑन सोर्स ऑयल और गैस प्रोजेक्ट को। तो ये वहाँ भी डीलिंग का काम करती है। बात करें तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब अगर आप देखेंगे तो कंपनी के मजबूत पॉइंट क्या है, तो वो है कंपनी के स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, जो कि टाइमली एग्जीक्यूशन करती है, लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स एंड हाई वैल्यू प्रोजेक्ट को डिलीवर करती है। ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है इसके पास, यानी कि अक्रॉस जोग्राफी वाइज, क्लाइंट वाइज, बिजनेस वर्टिकल वाइज, लॉजिस्टिक वाइज, रिलेशनशिप विद क्लाइंट ग्लोबली और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इन सब बेस के पास इसके पास जो है डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो इस बेस पे यानी कि अगर एक बिजनेस चलता है, एक नहीं चलता, तो भी कंपनी प्रॉफिट में रहती है, तो क्योंकि काफ़ी वर्टिकल है। उसके अलावा इसका कोलैबोरेशन है अमंग इंटरनल टीम्स के साथ, यानी कि कोलैबोरेट करती है ये। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेसिटी इसके पास है, और वेल नेटवर्क इसके पास है, और जो मैनेजमेंट है वो इसका भी वेल जो है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। तो ये काफ़ी पैरामीटर्स हैं जिसपे कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग हमें दिखाई देती है इन शॉर्ट में। तो आप देखेंगे कि काफ़ी जैसे अटल टनल बना हुआ है जो कि बहुत फेमस है, वो भी इसी कंपनी के थ्रू बनाया गया है। तो इस टाइप से काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। बात कर लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कि कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, बिकॉज फाइनेंशियल फंडामेंटल के बेस पे किसी कंपनी का हम डिसीजन ले पाते हैं। तो इसमें कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल दिए हैं, 2022, 23 और 24 के, और एक क्वार्टर का दिया है 30 जून 2024 तक का।
सबसे पहले 30 जून 2024 तक की अगर हम बात करें तो वहाँ आपको एसेट जो देखने को मिलेंगे वो 17,184 करोड़ के मिलेंगे। रेवेन्यू पीस की अगर हम बात करेंगे तो 3,213 करोड़ के लगभग रेवेन्यू आपको दिखेगा। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 91 करोड़ के लगभग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का हुआ है। नेटवर्थ कंपनी की 3,662 करोड़ है। रिजर्व सरप्लस कंपनी पे 3,342 करोड़ के हैं और टोटल बोरिंग यानी कि जो उधारी है वो भी 3,365 करोड़ के लगभग की, यानी कि रिजर्व और बोरिंग बराबर ही है कंपनी की, तो कैश रिच कंपनी नहीं कह सकते हम इसे। अभी एसेट की बात कर लेते हैं, लास्ट ईयर में कंपनी ने क्या ग्रोथ करी। तो 22 में कंपनी पे 12,973 के एसेट थे जो कि 14,301 के हो गए 23 में, और 24 में बढ़ के 16,000 के हो गए। तो काफ़ी अच्छा करा है कंपनी ने, 1,200 करोड़ से 1,600 करोड़ की जर्नी 3 साल में करी। रेवेन्यू में 11,000 करोड़ के एसेट थे 31 में, फिर 12,800 के हुए 23 में, और फिर 24 में बढ़ के हो गए 13,646। यहाँ भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 357 करोड़ था 22 में, 23 में बढ़ के 410 हुआ और 24 में बढ़ के 449 करोड़ के लगभग हुआ। यहाँ भी ग्रोथ दिखी है। नेटवर्थ की बात करें तो 2691 करोड़ थी 22 में, 23 में बढ़ के हो गई 3155 करोड़ और 24 में बढ़ के हो गई 3575 करोड़। यहाँ भी कंपनी ने ग्रोथ ईयर बाय ईयर दी है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो वहाँ भी कंपनी की ग्रोथ दिखाई दे रही है दोस्तों, जो कि आप देखेंगे तो 2190 करोड़ था 22 में, 23 में बढ़ के हुआ 2600 करोड़ और 24 में हो गया 3200 करोड़। तो यहाँ भी कंपनी ने ग्रोथ ट्रेंड दिया है। बोरिंग्स की बात करें तो कर्जा कंपनी पे 1555 करोड़ के लगभग था 22 में, 23 में कंपनी ने थोड़ा सा कर्जा बढ़ा लिया 1562 करा, लेकिन 24 में आप देखेंगे तो और बढ़ गया 2455 करोड़ का कर्जा कंपनी ने कर दिया। तो कर्जा जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में चलता ही जा रहा है और अभी की डेट में देखेंगे तो 3365 करोड़ के लगभग का कर्जा है। तो यानी कि ये कंसर्न बनता है कि जहाँ कंपनी का कर्जा बोरिंग जो है उधारी काफ़ी है तो कंपनी को अपनी बोरिंग पे फोकस करना चाहिए। उसके अलावा रिजर्व सरप्लस भी है लेकिन वो बोरिंग के बराबर ही है। कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं कह सकते पर गुड है। अगर आप सारे पैरामीटर को एनालाइज करेंगे तो सारे पैरामीटर जो है वो ठीक ठाक हैं। अगर हम बात करें एसिड की तो एसिड में कंपनी का जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब कि आप देखेंगे तो ईयर बाय ईयर ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो कंपनी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि गुड है और मतलब फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग है। बात करें रेवेन्यू पीस की तो रेवेन्यू पीस में भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी ईयर बाय ईयर ग्रोथ दिखा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो वहाँ भी आपको ग्रोथ नजर आएगी। नेटवर्थ की बात कर ले तो वहाँ भी ईयर बाय ईयर ग्रोथ नजर आएगी। रिजर्व सरप्लस में भी आपको ईयर बाय ईयर ग्रोथ नजर आएगी, पर बोरिंग में जो है वो ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ग्रोथ जो दिख रही है ना ईयर बाय ईयर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होनी चाहिए, तब बोरिंग जो है वो स्ट्रांग होता है। तो अगर हम देखें तो 6 आउट ऑफ 6 में से 5 पॉइंट इसके काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं आप बात कर लें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 17,026 करोड़ के लगभग का है, यानी कि आप कह सकते हैं मिड सेगमेंट की एक कंपनी है। आरओई की बात करें रिटर्न ऑफ कैपिटल आरओई की बात करें रिटर्न ऑफ इक्विटी की तो वो 10.55 है, यानी गुड कह सकते हैं क्योंकि 15 से अच्छी मानी जाती है। आरओसी की बात करें रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है 14.89 यानी 15% के लगभग है, तो काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी 0.91 है, यानी 1 से नीचे अच्छा होता है, पर बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल नोक पे ही आ गई है ये, तो यानी कि थोड़ा सा नीचे होना चाहिए मतलब, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, पर एवरेज आप परफॉर्म कह सकते हैं। R1W रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो काफ़ी कम है 2.50, यानी केवल 2.5% है। मिनिमम कम से कम 12% से ऊपर होना चाहिए नेटवर्थ, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो EPS की अगर हम बात करेंगे तो EPS भी यहाँ आप देखेंगे तो 13.2 है और IPO आने के बाद 9.96 हो जाएगा। पी रेशियो की बात करें तो 35 के लगभग ट्रेड है और IPO आने के बाद 46 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कंपनी जो पी है वो काफ़ी ओवर वैल्यूड मांगा है, यानी कि कंपनी का जो कंसर्न है अगर इसके पी कंपटीटर में देखें जो और भी इंफ्रा की कंपनियां हैं जो काम कर रही है उनके पी के मुकाबले इसका पी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो कंपनी की जो डिमांड है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर मांगा है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, पर मुझे लगता है कि यहाँ प्राइस बैंड जो है वो और छोटा हो सकता था। कुल मिलाकर फाइनेंशियली तो कंपनी ठीक ठाक है, पर फंडामेंटली कंपनी देखें तो ठीक है, पर 2-3 पैरामीटर है जहाँ कंपनी को काम करना है। एक तो अपने डेप्थ पे काम करना है, दूसरा आरओई पे कंपनी को काम करना है, जो कि रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो काफ़ी कम है 10-10.5% है, उसको बढ़ा के 15 के लगभग लेके जाना है। और RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ को भी बढ़ाना है जो कि 2.5% है, उसको भी बढ़ा के 10 से 12% लेके जाना है। तो इन 2 पैरामीटर पे कंपनी को काम करना पड़ेगा, 2 से 3 पैरामीटर पे तो स्ट्रांग हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें कंपनी क्यों लेकर आई है इस IPO को, तो आप देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेज करना है कंपनी को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, यानी कि कंपनी को जो है अपनी मशीनरी परचेज करनी है ताकि वो कंस्ट्रक्शन का काम और तेजी से कर सके। फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को। तीसरा कंपनी को जो कंपनी ने बोरिंग उधारी ली है मतलब आउटस्टैंडिंग जो है उसको भी रीपे करना है। और चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का मोटो है, यानी कि उधारी को अपने कम करना है, यानी कि अपने डेप्थ को कर्जे को घटाना है, नए इक्विपमेंट खरीदने हैं कंपनी को अपनी ग्रोथ के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी को रखनी है। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट है जहाँ लग रहा है कि कंपनी फ्यूचर स्टिक है और फ्यूचर के लिए कर रही है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले दोस्तों, वो कौन सी डेट होने आ रही है तो वो नोट डाउन कर लीजिए।
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स जो इस आईपीओ की हैं वो 25 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और 29 अक्टूबर के बीच में आपको दिखाई देगा, यानी कि 3 दिन के लिए रहेगा, 25, 26, 27, क्योंकि सैटरडे संडे इंक्लूड है इसलिए 5 डेज दिख रहा है आपको। फेस वैल्यू रखी गई 10 रुपये पर शेयर, यानी कि इन फ्यूचर कभी भी ये जो है स्प्लिट हो सकता है 1 पे 10 पे। और प्राइस बैंड की बात करें तो 440 से 463 रुपये पर शेयर रखा है, हमको अप्लाई करना है 463 रुपये यानी रिटेल कैटेगरी में। कट ऑफ प्राइस 32 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो 5430 करोड़ का इशू साइज है। इसमें फ्रेश इशू का पोर्शन काफ़ी कम है दोस्तों, सिर्फ 1250 करोड़ है, यानी 1250 करोड़ है, जो कि थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। जबकि ऑफर फॉर सेल का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, 4180 करोड़ का है। इसका मतलब कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच के निकल रहे हैं, यानी कि वो डायरेक्ट पैसा उनके खाते में ही जाने वाला है ऑफर फॉर सेल का। इम्प्लाई का डिस्काउंट 44 रुपये पर शेयर रखा गया है और लिस्टिंग आपको एनएससी बीएससी दोनों पे होती हुई नजर आएगी। अगर हम लॉट साइज की बात करें कि एक लॉट में कितने शेयर आपको मिलने और कितना आपको प्राइस पे करना है, तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट है 32 शेयर मिलेंगे, 14,816 रुपये देने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई करेंगे, 1,92,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल एच मिनिमम में 14 लॉट अप्लाई करेंगे, 448 शेयर मिलेंगे, 2,07,000 रुपये पे करने हैं। और स्मॉल एच मैक्सिमम में आपको 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 9,92,672 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें बिग एच कैटेगरी की कि बिग एच में हमें कितना देना है, तो उसमें 68 लॉट आप अप्लाई करेंगे, 2,176 शेयर आपको मिलेंगे और 10,07,488 रुपये आपको पे करने हैं। अगर बात करें रिजर्वेशन चार्ट की, तो क्यूआईबी के लिए कंपनी ने 50% का पोर्शन रखा है, यानी एज यूजुअल जो नॉर्मल आईपीओ में होता है वही दिया गया है। तो 50% क्यूआईबी के लिए है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रखा गया है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो मुझे लगता है कि आईपीओ का शायद काफ़ी बड़ा है, तो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा इस समय स्कोप निकल के आ रहा है कि रिटेल को काफ़ी अच्छा, मतलब 2-2,500 करोड़ के लगभग का रिटेल के हिस्से में आने वाला है। तो काफ़ी बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी बनती है, बट डिपेंड करता है कि हमें ग्रोथ कितनी मिलने वाली है। और लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपने कंपनी को देख ही लिया होगा कि किस टाइप के फाइनेंशियल फंडामेंटल कंपनी के हैं और क्या स्कोप बन रहा है आगे। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसका सब लोग इंतजार करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो ग्रे मार्केट में भी खासा डिमांड नहीं दिख रही है दोस्तों, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी काफ़ी निगेटिव में, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मार्केट काफ़ी निगेटिव सेंटीमेंट दे रहा है। तो अगर हम बात करें तो 463 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है, 45 रुपये सिर्फ जीएमपी ट्रेड कर रही है, यानी आज की डेट में जो लिस्टिंग गेन दिखा रहा है वो सिर्फ 9 से 10% का दिखा रहा है, जो कि काफ़ी कम है, हमारे क्राइटेरिया को भी मैट नहीं कर रहा है। तो वो देख सकते हैं। फायर रेटिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो भी काफ़ी कम है, यानी 5 में से 2 की केवल दी गई है। आईपीओ का इशू साइज की बात करें तो 5,430 करोड़ का है, 32 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 25 अक्टूबर को ओपन होगा, 29 अक्टूबर को क्लोज होगा, 30 अक्टूबर को आपको अलॉटमेंट पता लग जाएंगे। टोटल मिला के अगर लिस्टिंग गेन की बात करें इस समय आज की डेट में कि लिस्टिंग गेन पर लॉट कितना हमें प्रॉफिट दे रहा है ये आईपीओ, तो आज की डेट में तो दोस्तों काफ़ी कम प्रॉफिट दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक लॉट पे जो आपको बन रहा है वो 1440 रुपये, लगभग 1500 रुपये ही बन पा रहे हैं। वो कैसे, वो आप देखेंगे तो 46 रुपये 45 रुपये जीएमपी चल रही है, इंटू करेंगे 32 शेयर एक लॉट में है तो आपको पड़ जाएंगे 1440 रुपये, यानी वही 1500 रुपये रफली आपको मिल रहे हैं। तो 15,000 रुपये लगाने के बाद सिर्फ 1500 मिल रहे हैं, 10% का लिस्टिंग गेन आपको मोटा मोटा दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी हमें थोड़ा सा वेट और वॉच करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आईपीओ और भी काफ़ी आ रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट और वॉच करेंगे। मुझे लगता है कि दोस्तों अभी ये शायद जीएमपी इंप्रूव करे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या जीएमपी इंप्रूव करेगी या फिर अभी और डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। बिकॉज मार्केट के फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जो वो देख सकते हैं, पर यहाँ कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है दोस्तों बाय और सेल की या फिर आईपीओ में अप्लाई करने की। उसके अलावा देखें तो अभी लगता है कि अभी थोड़ा सा मार्केट सेंटीमेंट्स भी ऐसे बन रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट और वॉच करना चाहिए। जो लोग लिस्टिंग इनके पर्पज से करना चाहते हैं, मुझे लगता है क्योंकि हमारा क्राइटेरिया जो बोलता है वो भी मैट नहीं कर रहा है। तो हमारे क्राइटेरिया जो बेसिक है वो हम मानते हैं कि 20% से लेकर 30% के बीच में होना चाहिए, यानी 20 से 30% के बीच में अगर कोई लिस्टिंग गेन दे रहा है तो थोड़ा सा सेफर साइड लगता है कि चलो ठीक है यहाँ कर सकते हैं। 30 से ऊपर है तो वेल एंड गुड है, बट लेकिन 20 से नीचे है तो थोड़ा सा रिस्की है, वहाँ हमें थोड़ा सा वेट और वॉच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे, तो तब तक हमें वेट और वॉच करना है इस आईपीओ को। तो दोस्तों यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि ये सारे वीडियो जो है हम नॉलेज पर्पज से बनाते हैं। यहाँ कोई भी आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। हम यहाँ आपकी नॉलेज अपडेट करते हैं, आपको कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल बताते हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है वो आपको बताते हैं, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है उसको एनालिसिस करते हैं। तो आईपीओ के इशू साइज, आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है लाने का, वो सारी चीज़ें बताते हैं, सो दैट कि आपको अपने डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके और आप डिसाइड कर सके कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। पर फाइनल डिसीजन सिर्फ आप ही का होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।